हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम आर्थिक भूगोल के दो टॉपिक, पहला विश्व की कृषि प्रदेश, सेकेंड डिबिटलैसी का एग्रीकल्चर रीजन्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, इन दो टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम पिछले वीडियोस में करा चुके हैं। आपको अगर वो करने हैं तो आप आर्थिक भूगोल की जो प्लेलिस्ट है उससे जाके देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, डिबिटलैसी ने विश्व की कृषि प्रदेशों का विभाजन कब किया? 1934 में, 1935 में, 1936 में या 1937 में? तो इससे संबंधित हम एक टॉपिक भी पढ़ा चुके हैं, डिबिटलैसी क्लासिफिकेशन, आर्थिक भूगोल की प्लेलिस्ट में वो पढ़ा हुआ है। पहले उसे देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 1936। तो 1936 में डिबिटलैसी ने सर्वप्रथम एग्रीकल्चर रीजन्स को वर्गीकरण किया था, एग्रीकल्चर रीजन्स को क्लासिफाइड किया था। डिबिटलैसी ने 13 एग्रीकल्चर रीजन्स बताए हैं। 1936 में सबसे पहले इन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन नंबर 32, डिबिटलैसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है? ऑप्शन ए 12, बी 13, सी 14 या डी 15। ठीक है, तो डिबिटलैसी ने टोटल मिला के 13 कृषि प्रदेशों में पूरे विश्व को डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, डिबिटलैसी ने कृषि के प्रकारों के वर्गीकरण में कितने मानकों को अपनाया है, यानी कितने बेसिस बनाए हैं जिनके हिसाब से इन्होंने 13 विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया है। तो कुछ तो मानक रखे हैं, तो वो कौन कौन से मानक हैं और कितने मानक हैं? ऑप्शन ए है 3 मानक रखे हैं, यानी 3 स्टैंडर्ड है, 3 बेस रखे हैं। बी है आपका कि 4 बेस हैं, सी है 5 और डी है आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, यानी 5 बेसिस रहे हैं। यानी डिबिटलैसी ने 5 बेसिस, 5 आधारों पर 13 कृषि प्रदेशों में विश्व को डिवाइड किया है। अब ये 5 आधार क्या हैं? तो डिबिटलैसी ने जो 5 आपके बेसिस बनाए थे वो हैं आपका, पहला है कृषि फसलों एवं पशुओं का पारस्परिक संबंध, यानी क्रॉप्स में और आपका जो एनिमल हस्बेंड्री उनके बीच में किस टाइप का संबंध है। तो ये आपका पहला बेसिस बन गया। सेकंड बेस बनाया था उन्होंने कृषि उत्पादन विधियाँ, यानी कृषि उत्पादन करने की कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, किस टाइप की विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस बेसिस पे भी उन्होंने एग्रीकल्चर रीजन्स को डिवाइड किया था। तो ये आपका सेकंड बेस हो गया। तीसरा बेस था कृषि में श्रम, पूंजी एवं संगठन। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों में किस टाइप की आपस में परस्पर संबंध है, यानी कृषि में पूंजी, श्रम एवं संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। ठीक है, तो किस कृषि में ये तीनों चीज़ों की अधिक आवश्यकता रहती है, किसी में कम रहती है, यानी और कौन सी कृषि में इन तीनों चीज़ों की किस अनुपात की आवश्यकता रहती है, उस बेसिस पे भी अलग अलग रीजन्स को, अलग अलग एग्रीकल्चर रीजन्स में डिबिटलैसी ने क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन के उपभोग का स्वरूप। ठीक है, नहीं जो कृषि का उत्पादन है वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है, कृषि से जो उत्पादन हुआ वो किस तरीके से यूज हो रहा है, केवल अपने जीवन जीने के लिए यूज हो रहा है या व्यापार करने के लिए यूज हो रहा है। तो उस हिसाब से भी एग्रीकल्चर रीजन्स को, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को डिवाइड किया है। नेक्स्ट है और अंतिम था, यानी 5वां था, कृषि उत्पादन में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण तथा आवास संबंधी दशाएं। तो ये आपका 5वां बेसिस था जिस बेसिस पे एग्रीकल्चर रीजन्स को डिबिटलैसी ने क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वॉन थ्यूनन, ऑप्शन बी डिबिटलैसी, सी है आपका बेवर, डी है मार्शल। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी डिबिटलैसी। डिबिटलैसी की जो बुक थी मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ, इसी बुक में, यानी ये बुक पब्लिश हुई थी 1936 में, 1936 में, और इसी बुक में इन्होंने विश्व को 13 एग्रीकल्चर यानी 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, डिबिटलैसी ने किसके विचारों के आधार पर विश्व के कृषि प्रदेशों का विभाजन किया था, यानी किससे ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, किनके विचारों को इन्होंने, किनके विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ, और जिसमें उन्होंने 13 कृषि प्रदेशों में पूरे विश्व को विभाजित किया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है मार्शल के विचारों से, बी है सेपर, सी है चेसोम या डी है जोन्स वॉलिंगटन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका
जो किन के विचारों से प्रभावित हुए थे, ये थे आपकी जॉन्स वेलिंगटन। ठीक है, जॉन्स वेलिंगटन के विचारों से प्रभावित होकर डी विटलेसी ने 13 कृषि प्रदेशों में पूरे विश्व को विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, डी विटलेसी ने कृषि प्रदेशों में शामिल है, यानी डी विटलेसी के जो 13 एग्रीकल्चर रीजन्स हैं उसमें कौन से शामिल हैं। ऑप्शन ए है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, बी है धान प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, सी है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी। यानी डी विटलेसी ने 13 एग्रीकल्चर रीजन्स में पूरे विश्व को बांटा है। वो कुछ इस प्रकार से हैं, आप एक बार सुन लीजिए। पहला है चलवासी पशुचारण प्रदेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग रीजन। ठीक है। सेकंड है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, यानी पहला हो गया चलवासी पशुचारण, दूसरा हो गया व्यापारिक पशुपालन। ठीक है, जिसे बोलते हैं लाइव स्टॉक रैंचिंग रीजन। तीसरा होता है स्थानांतरित कृषि प्रदेश, जो इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस में भी दे रखा है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। चौथा कृषि प्रदेश है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, जिसे हम रूडिमेंटल सीडेंट्री टिलेज रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, यानी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विद राइस डोमिनेंट, यानी एक ऐसा एग्रीकल्चर रीजन जहाँ पर राइस प्रधान हो, यानी चावल की ज़्यादा खेती की जा रही हो। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, ये पांचवा हुआ। इसके बाद छठा है आपका चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, यानी एक ऐसा रीजन जहाँ पर जीवन जीने के लिए खेती की जा रही है, लेकिन वहाँ जो डोमिनेंट फसल है वो चावल नहीं है। ठीक है, चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, ये छठा हुआ। सातवां है व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश, यानी कॉमर्शियल प्लांटेशन टिलेज रीजन। आठवां है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन। नौवां है व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन। आपका 10वां है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, यहाँ पर व्यापारिक फसल भी हो रही है, साथ साथ में व्यापारिक पशुपालन भी किया जा रहा है। और 11वां है निर्वाह फसल एवं पशुपादक कृषि प्रदेश, यहाँ पे निर्वाह करने के लिए फसल की जा रही है और साथ में पशुपालन भी किया जा रहा है। 12वां है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, यहाँ पे केवल कृषि नहीं होती है, यहाँ पे केवल पशुपालन किया जा रहा है, वो भी व्यापारिक तौर पर। ठीक है। और 13वां और अंतिम कृषि प्रदेश इन्होंने बांटा था, वो है विशेषीकृत बागवानी या उद्यानी कृषि प्रदेश, यानी स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर रीजन। यहाँ पर साग सब्जियाँ की जाती हैं, जैसे यूएसए में ट्रक फार्मिंग की भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 13 कृषि प्रदेश थे जिनको विटलेसी ने क्लासीफाई किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वाणिज्य पशुपालन प्रदेश पहला है। अब ये कृषि प्रदेशों का विभाजन हो गया, कृषि प्रदेश के बारे में क्वेश्चन हैं। ऑप्शन ए है पश्चिमी अमेरिका में, बी है न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में, सी है आपका दक्षिण अफ्रीका के कारू में, डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी। ठीक है, तो वाणिज्य पशुपालन प्रदेश आपका दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, इन सभी प्रदेशों में फैला है। एक्चुअली वाणिज्य पशुपालन या व्यापारिक पशुपालन वहाँ उन प्रदेशों में किया जाता है जहाँ पर समशीतोष्ण या जो आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर भी घास के मैदान हैं, जैसे प्रेरीज हैं, स्टेपीज हैं, पंपास है, इन सभी घास के मैदानों में इस टाइप के व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। ठीक है, और ये सभी दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, इन सभी प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कृषि का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन ए स्थानांतरणशील कृषि, बी है वाणिज्य पशुपालन कृषि, सी है भूमध्य सागरीय कृषि, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी स्थानांतरणशील कृषि। यानी कृषि का सबसे प्राचीनतम रूप होता है स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि एक्चुअली ये कृषि इस टाइप की होती है कि इसमें विशेषतः ये जनजातियों द्वारा की जाती है, जहाँ पर सिंचाई यानी जो मैकेनाइज्ड फॉर्म में मशीन्स वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता मेनली। और एक्चुअली होता क्या है, जो ऊंचे पहाड़ी प्रदेश हैं या फिर जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं वहाँ पर ये इस टाइप की खेती की जाती है। जंगलों को सबसे पहले काटा जाता है, उनमें आग लगा दी जाती है और उनसे जो राख फैल जाती है ज़मीन पर, उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो कुछ समय के लिए बढ़ जाती है।
और उस टाइम पे 2-4 साल के लिए वहाँ वो फसल लेते हैं, उस मिट्टी में उपजाऊ शक्ति जो बढ़ गई है राख की वजह से, और फिर 2-4 साल बाद फिर से मिट्टी की उर्वरकता जो उत्पादन क्षमता है वो घट जाती है, फिर वो अगले रीजन में चले जाते हैं। यानी जो ट्राइब्स इस टाइप की खेती करती है वो नेक्स्ट अगले हिस्से में चले जाएंगे, थोड़ी दूर चले जाएंगे, और फिर वहाँ पे जंगल काटेंगे और फिर उसमें आग लगाएंगे, और फिर उसी तरीके से वो अपनी फसल बोएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ भी उत्पादन क्षमता घट जाती है, तो फिर नेक्स्ट हिस्से में स्थानांतरित हो जाएंगे। यानी ये क्या होता है कि स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश है, एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करती रहती है। तो इस टाइप की कृषि के अलग अलग नाम्स भी हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम हैं। जैसे अमेरिका तथा अफ्रीका में से मिल्पा कहा जाता है, मलेशिया एवं हिंद एशिया में से लदांग कहा जाता है, फिलीपींस में से कैंगीन कहा जाता है, सूडान में गाज, श्रीलंका में चेना, ठीक है। और इंडिया में बात करें तो मेनली इसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में से झूमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, चेना नामक स्थानांतरणशील कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए भारत में, बी श्रीलंका में, सी बांग्लादेश में, या डी मलेशिया में। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीलंका में। श्रीलंका में जो स्थानांतरणशील कृषि होती है उसको चेना कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ और नाम हैं, जैसे मैक्सिको में से मिल्पा कहा जाता है, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे नाम देख पा रहे होंगे। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, यानी जो मध्य अमेरिका के जितने भी देश हैं वहाँ पे इसको मिल्पा कहा जाता है। इसी तरीके से आपका ब्राज़ील में इस टाइप की कृषि को रोको कहा जाता है, वेनेजुला में कोनुको, मिडिल अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लडांग, वियतनाम में रे। इसी टाइप से आपका फिलीपींस के आसपास एक कैंजिंग, और श्रीलंका में चेना, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अलग अलग प्रदेशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपके जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन हैं, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर इसे झूमिंग कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलो, मध्य प्रदेश में इसे बेवर या धैया कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में दीपा। इसी तरीके से उड़ीसा में से पमादावी या कमान, ठीक है, उड़ीसा में कोमान या बरिंगा कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश में पोडू। तो ये सभी नाम थे स्थानांतरित कृषि प्रदेश के, आपके वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लदांग, बी नगासू, सी झूम कृषि, या डी मिल्पा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी झूम कृषि। जो लदांग दे रखा है ऑप्शन ए में, ये आपके इंडोनेशिया मलेशिया के रीजन में कहा जाता है। मिल्पा आपके मैक्सिको के रीजन में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, लदांग नामक स्थानांतरणशील कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए सूडान में, बी श्रीलंका में, सी म्यांमार में, या डी मलेशिया में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी मलेशिया में। मलेशिया में लदांग कहा जाता है, श्रीलंका में चेना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वाणिज्यिक बागवानी कृषि में शामिल है। ऑप्शन ए कपास, बी चाय, सी जूट, या डी ये सभी। तो वाणिज्यिक बागवानी यानी व्यापारिक बागवानी कृषि में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी कपास, जूट, चाय, ये तीनों ही वाणिज्यिक बागवानी कृषि में आती है, यानी कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यानी भूमध्य सागर के आसपास के रीजन में जितनी भी कृषि प्रदेश की जो भी फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए फल, दूसरा धान, सी चाय, या डी गेहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फल। जितने भी मेनली जो खट्टे फल हैं वो आपके भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में होते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की एक खासियत है कि यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है, गर्मी में यहाँ पे शुष्क यानी सूखा पड़ता है, ठीक है, यानी बहुत कम आर्द्रता रहती है। तो मेनली जो फल होते हैं वो जिनके जो ट्रीज होते हैं वो छोटे प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे शराब प्रोडक्शन होता है, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ये सारे आपके फल यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश मिलते हैं, यानी कॉमर्शियल ग्रेन प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रीजन्स कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए दे रखा है स्टेपी घास के मैदान में, बी है प्रेरी प्रदेश में, सी है पंपास प्रदेश में, या डी इन सभी रीजन्स में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी इन सभी रीजन्स में, चाहे वो स्टेपी घास के मैदान हो, प्रेरी प्रदेश हो, या पंपास प्रदेश हो, चाहे समशीतोष्ण प्रदेश हो या उष्णकटिबंधीय प्रदेश। यहाँ पे आपके जितने भी समशीतोष्ण घास के मैदान होंगे, घास के स्थल होंगे, वहाँ पे आपको व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश देखने को मिलेंगे, कॉमर्शियल ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको व्यापारिक पशुपालन के केंद्र भी देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कौन सा कृषि प्रदेश स्थित है?
ऑप्शन ए धान प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, बी वाणिज्यिक कृषि प्रदेश, सी वाणिज्यिक दुग्ध पशुधन प्रदेश या डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यदि इन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में लगभग कई प्रकार के कृषि प्रदेश देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ धान प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश भी है, हमारे यहाँ धान बीन यानी चावल बीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश है, हमारे यहाँ स्थानांतरण कृषि प्रदेश भी हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे यहाँ आपके व्यापारिक बागान कृषि भी होती है। ठीक है, कुछ हिस्सों में आपके चारागाही एवं पशुपालन व्यवस्था भी। तो ये इस प्रकार से कई आपके जो 13 प्रदेश में बांटा है विटलेसिन है, उसके कई प्रदेश हमारे, कई रीजन्स हमारे एग्रीकल्चर रीजन्स इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। तो हम किसी यानी पूरे इंडिया को केवल एक किसी कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं रख सकेंगे, लेकिन ऑप्शंस में अगर ये 3 दे रखें तो इनमें से आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ये सभी गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, व्यापारिक दुग्ध उत्पादन कृषि प्रदेश स्थित है। इन व्यापारिक दुग्ध उत्पादन कृषि प्रदेश कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी यूरोप में, बी उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी है न्यूजीलैंड में, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी रीजन्स में आपको व्यापारिक दुग्ध उत्पादन कृषि प्रदेश देखने को मिलेंगे, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो, या चाहे आपको उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका हो या न्यूजीलैंड हो, इन सभी रीजन्स में आपको व्यापारिक दुग्ध उत्पादन कृषि प्रदेश देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, चलवासी पशुचारण प्रदेश के प्रमुख पशु हैं, यानी जो नोमैडिक हर्डिंग की जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने पशुओं के साथ माइग्रेट करते हैं लोग, तो इस टाइप में वो कौन से पशुओं को रखते हैं? ऑप्शन ए भेड़, बी बकरी, याक या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी इन सभी रीजन्स में। ठीक है, यानी इन सभी पशुओं को रखा जाता है चलवासी पशुचारण प्रदेश में। अभी चलवासी पशुचारण प्रदेश जैसे खिरगीज ट्राइब है, खिरगीज जनजाति, तो वो भी इसी टाइप का चलवासी पशुचारण प्रदेश के रूप में रहते हैं। इस प्रकार से कुछ और ट्राइब्स हैं जो पशु पालते हैं, जैसे आपकी कजाक जनजाति हुई, लॉब जनजाति, मंगोल आदि, ये सभी लोग अपने साथ इसी यानी ये सभी चलवासी पशुचारण प्रदेश के निवासी हैं, और ये जो पशु रखते हैं उनमें भेड़, याक, बकरी, कैटल्स, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मिल्पा नामक स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। ऑप्शन ए है सूडान में, बी है आपका रोडेशिया में, सी फिलीपींस में, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी रोडेशिया। ठीक है, मिल्पा जो एक स्थानांतरणशील कृषि है, ये आपकी मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और रोडेशिया वाले रीजन में देखने को मिलेगी। रोडेशिया ये आपका सदर्न अफ्रीका का पोर्सन है। ठीक है, यानी जो अफ्रीका का सदर्न मोड पोर्सन है, जहाँ पे आपके जाम्बेज यानी आपको जाम्बिया और जिम्बाब्वे वगैरह कंट्री देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको इस टाइप का ये रीजन देखने को मिलेगा, रोडेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिलीपींस में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिल्पा, बी नगासू, सी कैंगिन या डी चेना। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कैंगिन। ठीक है, फिलीपींस में स्थानांतरणशील कृषि को हम कैंगिन कहते हैं। मिल्पा आपका मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका और इसके साथ साथ रोडेशिया वाले रीजन में देखने को मिलता है। चेना आपका श्रीलंका में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो नगासू वाला रीजन है, जापान से एसोसिएटेड किया जाता है। इसके साथ कुछ और जो नेम्स हैं वो एक बार फिर से आप रिकॉल कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रे जो है ये आपका वियतनाम में होता है, रे नाम से जो कृषि होती है। ताबी ये आपकी मेडागास्कर वाले रीजन में ताबी कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। मसूले आपके कॉन्गो जायरे वाले रीजन में यानी मध्य अफ्रीका वाले रीजन में होता है। फांग इसे आप इक्वेटोरियल अफ्रीकन कंट्रीज़ में फांग कहा जाता है। वेस्टर्न अफ्रीका यानी पश्चिमी अफ्रीका में इसे लोगान कहा जाता है। मैक्सिको में इसे कोमाइली और मिल्पा कहा जाता है, यानी गुटेमाला वाला रीजन है वहाँ पे मिल्पा कहा जा रहा है। मैक्सिको में स्पेशली इसे कोमाइली कहा जाता है। गोडे लोपू में इसे इकालिन, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में से मिलिया। कोनू यानी जो वेनेजुला है वहाँ पे इसे कोनू को, और ब्राज़ील में से रोका कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ और कंट्री हैं जैसे युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, यहाँ पे इसे चेटी मिनी। फिलीपींस में से कैंगिन, म्यांमार में से टोंगिया, श्रीलंका में से चेना, जावा और इंडोनेशिया के आसपास वाले रीजन में से आपका लदांग, थाईलैंड में तामराई और जावा इंडोनेशिया के वाले रीजन में से हुमा भी कहा जाता है। यदि हम इंडिया की बात करें तो इसे झूम कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। बेवर और धैया कहा जाएगा इसे बुंदेलखंड वाले रीजन में स्पेशली मध्य प्रदेश में। दीपा कहा जाएगा इसे बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, या छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। जारा एंड एरका कहा जाएगा इसके सदर्न स्टेट्स में।
बात्रा, बात्रा कहा जाता है आपके साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान वाले रीजन में से बात्रा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कहेंगे। हिली रीजन और वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला, केरला वाली जो रीजन है वहाँ पे इसे कुमारी कहते हैं। उड़ीसा में से कामन, बिंगा या धाविया कहेंगे, ठीक है। तो ये सभी थे स्थानांतरित कृषि के नेम्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके आर्थिक भूगोल का परम लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए है सामाजिक कल्याण, धन में वृद्धि करना, संसाधनों का शोषण करना, या ये सभी। यानी आर्थिक भूगोल में आप क्या, इनका उद्देश्य क्या होता है आर्थिक भूगोल का। पहला है कि वेलफेयर, सोशल वेलफेयर करना, समाज की दशा को सुधारना। दूसरा है धन में वृद्धि करना, इंक्रीज इन वेल्थ। तीसरा है एक्सप्लोइटेशन रिसोर्स, जो भी आपके रिसोर्स मिले हुए हैं, चाहे कोल, पेट्रोलियम, हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी जितने भी संसाधन हैं, चाहे प्राकृतिक हों या मानवीय संसाधन हैं, इन सब का एक्सप्लोइटेशन करना। तो ये तो शब्द ही निगेटिव है, ठीक है। और डी है ये सभी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यानी आर्थिक भूगोल का जो मेन उद्देश्य होता है वो आपका सोशल वेलफेयर होता है, यानी समाज का कल्याण करना, सामाजिक कल्याण करना, ठीक है। संसाधनों का शोषण करना नहीं होता, धन में वृद्धि करना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सामाजिक कल्याण। तो ये आपके क्वेश्चंस थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन हैं वो भी देखते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी हैं विश्व के कृषि प्रदेश से संबंधित। तो यहाँ इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट को आप कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बागाती कृषि नहीं है। ऑप्शन ए चाय, बी कॉफ़ी, सी रबड़, या डी तंबाकू। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर इन चार ऑप्शंस में से डी तंबाकू रहेगा, ठीक है। यानी चाय, रबड़, कॉफ़ी आपकी बागाती कृषि समझी जाती है, लेकिन तंबाकू को किसी बुक में आपको तंबाकू को बागाती कृषि नहीं है, हॉर्टिकल्चर में रखा जाएगा, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर में रखा जाता है। कभी कभी इसे व्यापारिक बागाती कृषि में शामिल नहीं किया जाता। तो अगर इनमें से नहीं पूछा है तो इस चार में से करेक्ट आंसर तंबाकू रहेगा। नेक्स्ट है कि बागाती कृषि सर्वाधिक कहाँ विकसित हुई है। ऑप्शन ए म्यांमार में, बी भारत में, सी इंडोनेशिया में, डी श्रीलंका में। तो बागाती कृषि मेनली आपके इंडोनेशिया वाले रीजन में विकसित हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि रबड़ के सर्वाधिक बाग कहाँ पाए जाते हैं, रबड़ प्लांटेशन कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन ए शीतोष्ण वन प्रदेश में, बी पंपार क्षेत्र में, सी स्टेपी वन क्षेत्र में, डी भूमध्य रेखी वन क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी विषुवत रेखी जो वन प्रदेश होते हैं वहाँ पर आपको रबर प्लांटेशन देखने को मिलता है। अब कुछ विशेष प्रकार के रीजन्स हैं जहाँ पर विशेष प्रकार की व्यापारिक फसलें की जाती हैं। जैसे आप कुछ फसलों के नाम सुने, जैसे रबड़ है। रबड़ आपकी मलेशिया और इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों में की जाती है। यानी रबड़ का जो व्यापारिक उत्पादन किया जाता है वो रबड़ इंडोनेशिया और मलेशिया वाले रीजन में, ठीक है। इसी प्रकार से गन्ना की अगर बात करें तो गन्ना क्यूबा, पेरू, वेनेजुला, ब्राज़ील, पूर्वी अफ्रीका एवं मेडागास्कर वाले रीजन में किया जाता है मुख्यतः। इसके साथ साथ अगर चाय की बात करें तो श्रीलंका, इंडिया, केन्या, ये चाय प्लांटेशन के लिए, टी प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस लोकेशन है। इसी प्रकार से अगर हम कहवा की बात करें तो ब्राज़ील, कोलंबिया, दक्षिणी भारत, इन सभी रीजन में कहवा का उत्पादन किया जाता है। मसाले आपके दक्षिणी भारत, फिलीपींस, इन दोनों रीजन में बहुत मुख्यतः उगाए जाते हैं। इसी प्रकार से कोको आपके ब्राज़ील और पश्चिमी अफ्रीका को देखने को मिलेगा। नारियल की जो प्लांटेशन है वो आपकी दक्षिणी भारत और फिलीपींस में सबसे सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर केले की बात करें तो मध्य अफ्रीका, भारत तथा पश्चिमी द्वीप समूह, इन सभी जगहों पे आपके केले की व्यापारिक उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ये सभी प्रदेश थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा डी, यानी रबड़ का जो सर्वाधिक बाग पाए जाते हैं वो भूमध्य रेखी वन प्रदेश में पाए जाते हैं और मुख्यतः आपके इंडोनेशिया और मलेशिया वाले रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा विटलेसी से संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, जलवायु प्रदेश, या डी वन प्रदेश। तो आपको पता ही होगा कि डी विटलेसी ने 1936 में, ठीक है, एक पुस्तक लिखी थी, मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये उनकी पुस्तक का नाम था। और 1936 में पूरे विश्व को 13 एग्रीकल्चर रीजन्स में डिवाइड कर दिया था, यानी 13 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया था। तो ये विटलेसी किससे संबंधित है, ऑप्शन ए से, यानी कृषि प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी बागाती फसल है। ऑप्शन ए रबड़, बी गन्ना, सी कपास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी रबड़। इन चारों में से अगर देखा जाए तो, इन तीनों में से देखा जाए तो रबड़ एक बागाती फसल कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर में आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिबेट होता है कि गन्ना, कपास, तम्बाकू ये बागाती फसल हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि बागाती जो फसलें हैं उनमें मुख्यतः चाय, कहवा, नारियल, केला, मसाले, रबड़, कोको, इन सबको शामिल किया जाता है।
कहीं कहीं पर इनमें तंबाकू, कपास, मूंगफली, खरबूज, ताड़ इन सभी को भी शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें छठा, स्थानांतरणशील कृषि निम्न में से किस प्रदेश में नहीं होती? यानी कहाँ पर झूमिंग कल्टीवेशन, या जैसे हमारे इंडिया में झूमिंग कल्टीवेशन होता है, जिसे हम स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर बोलते हैं, उस टाइप का एग्रीकल्चर कहाँ पे नहीं होता है? मेनली जो स्थानांतरणशील कृषि होगी वो मेनली वन प्रदेश में होती है और हाईलैंड्स पे, माउंटेन्स पे होती है, ठीक है, पर्वतों पे होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि दक्षिण पश्चिमी एशिया, बी दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी अफ्रीका या मध्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी दक्षिण पश्चिम एशिया। साउथ वेस्ट एशिया में इस टाइप की कृषि नहीं होती है, ठीक है। जितना भी साउथ वेस्ट एशिया का रीजन है वहाँ पे इस टाइप की स्थानांतरणशील कृषि नहीं की जाती, क्योंकि स्थानांतरणशील कृषि करने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो मेनली यही है कि फॉरेस्ट यानी वन प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। वन प्रदेश वहीं होगा जहाँ बारिश अधिक होगी। साउथ वेस्ट जो एशिया का रीजन है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन उतना अच्छा नहीं होता, यहाँ पे मोस्टली मरुस्थल पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे स्थानांतरणशील कृषि नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि अपनाई गई है? ऑप्शन ए है नीदरलैंड में, बी जर्मनी में, सी है आपका भारत में, या डी जापान में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी नीदरलैंड में। सहकारी कृषि का अर्थ होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, इंग्लिश में से कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं, यानी सभी लोग एक साथ आकर एक ही ज़मीन पर कलेक्टिवली वर्क करते हैं, यानी कलेक्टिवली वर्क करेंगे और उससे जितना भी उत्पादन होगा वो सभी लोगों में आपस में शेयर के रूप में बटेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो कृषि होती है वो मुख्यतः सोशलिस्ट कंट्री में की जाती है, यानी मेनली रशिया वाला जो रीजन है, रसिया, कुछ कहीं कहीं पर आपको चाइना में भी देखने को मिलेगा लेकिन अब नहीं है, और नीदरलैंड वगैरह इन सब इलाकों में भी सहकारी कृषि की जाती है, जो खोलगोश। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी नीदरलैंड रहेगा, ठीक है। इस टाइप की जो कृषि रसिया में की जाती है उन रीजन्स को खोलगोश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के कौन से भाग में स्थानांतरणशील कृषि विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी, बी उत्तर पूर्वी, सी उत्तर पूर्व पर्वतीय भाग, या दक्षिण पठारी प्रदेश। तो मुख्यतः भारत में उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं उनमें आपकी झूमिंग नाम से स्थानांतरणशील कृषि की जाती है, यानी फॉरेस्ट को जलाकर स्लैश एंड बर्न करके वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। लेकिन कई और रीजन में, जैसे इनके मुख्यतः आपके नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ और रीजन ऐसे मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसे बेवर कहा जाता है। आपके छत्तीसगढ़ के रीजन में से दहिया कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही दीपा भी कहा जाता है। राजस्थान में से जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं झूम आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहा जाएगा, बेवर एंड दहिया आपके मध्य प्रदेश यानी बुंदेलखंड वाले रीजन में कहा जाता है। दीपा वाले रीजन में अगर इस तरीके की जो बस्तर वाला जो इलाका है वहाँ पर अगर इस तरीके की खेती होती है तो उसे दीपा कहा जाता है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में पोडू, केरला में कुमारी, उड़ीसा में कामन, बिंगा, दावी, ये सब नाम हैं जो स्थानांतरणशील कृषि के जाने जाते हैं। भारत में जो डिफरेंट नेम से इस तरीके की खेती की जाती है, लेकिन मुख्यतः ये सबसे अधिक की जाती है आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी उत्तर पूर्वी भारत में, जिसे झूम कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कृषि प्रारूप में से कौन सी दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलती है? ऑप्शन ए मिश्रित खेती, बी शुष्क कृषि, सी है आपका डेयरी कृषि, या डी सघन जीवन निर्वाह कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी सघन जीवन निर्वाह कृषि। ये आपकी दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलती है। और साउथ ईस्ट एशिया है यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पर मुख्यतः चावल प्रधान सघन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, यानी यहाँ पर जो डोमिनेंट क्रॉप रहेगी वो राइस रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सघन जीवन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों की विशेषता है? ऑप्शन ए अधिक जनसंख्या घनत्व तथा प्रगाढ़ तकनीकी आदान, बी कम जनसंख्या घनत्व तथा प्रगाढ़ तकनीकी आदान, सी है कम जनसंख्या घनत्व तथा निम्न स्तर की तकनीकी, डी है आपका अधिक जनसंख्या घनत्व तथा निम्न स्तर तकनीकी आदान। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी अधिक जनसंख्या घनत्व तथा निम्न स्तर तकनीकी आदान वाले प्रदेशों में आपको सघन जीवन निर्वाह कृषि देखने को मिलेगी। मेनली यहाँ पे राइस क्रॉप डोमिनेट करती है और इस टाइप की कृषि आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगी। यानी साउथ ईस्ट एशिया वाले जितने भी देश हैं वहाँ पे आपकी जनसंख्या अधिक है और निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे इस टाइप की खेती की जाती है, ठीक है। राइस डोमिनेंट सघन जीवन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रमुखतः गहन निर्वाह कृषि करता है? ऑप्शन ए पंपास प्रदेश, बी मर्रे डार्लिंग प्रदेश, सी आपका कैलिफोर्निया घाटी, या डी मानसून एशिया। तो इसमें से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी मानसून एशिया में, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, टेक्नोलॉजी का लेवल कम होता है, इसी वजह से यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस विद्वान ने फसल संयोजन के आधार पर कृषि प्रदेशों को विभाजित करने की विधि का विकास किया? ऑप्शन ए विटलेसी ने, बी वॉन ने, बी बीबर, सी बेबर ने या डी हमबोल्ट ने। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी बेबर रहेगा। ठीक है, यानी बेबर ने एक थीम बनाई थी कि किस तरीके से, यानी एक आपका तरीका दिया कि किस तरीके से कृषि प्रदेशों को विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस कृषि में भूमि के एक भाग से वर्ष में अनेक फसलें प्राप्त की जाती हैं? यानी एक ही लैंड से बहुत सारी फसलें एक ही साल में उगाई जाएँ तो वो कुछ टाइप की कृषि होती है? ऑप्शन ए चलवासी कृषि, बी व्यापारिक कृषि, बी है आपका गहन निर्वाह कृषि, सी आपका व्यापारिक कृषि और डी है विस्तृत कृषि। तो इनमें से किस टाइप की एग्रीकल्चर में एक ही रीजन से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ली जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी किया जाता है। ठीक है, इनपुट भी यहाँ बहुत ज़्यादा डाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी गहन निर्वाह कृषि। जैसे आपको इंडिया में ये इस टाइप की कृषि, इंडिया चाइना आपके इन जितने भी अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इस टाइप की कृषि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी आपके पास लैंड बहुत कम होता है, छोटी छोटी पैचेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है क्योंकि जो पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन सबको पेट पालने के लिए गहन निर्वाह कृषि की जाती है। यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड लिए जाते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा और सिंचाई के साधन अगर पर्याप्त मात्रा में तभी इस टाइप की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए डडले स्टैम्प, बी कुमारी सैंपल, सी वॉन या डी विटलेसी। तो इन क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी विटलेसी। विटलेसी ने सबसे पहले 1936 में जो कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, और टोटल मिला के 13 कृषि प्रदेशों में पूरे विश्व को डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विटलेसी द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक कृषि वर्गीकरण भिन्नता के 4 प्रधान आयामों पर आधारित था, जिनमें 3 आयाम थे तीव्रता, व्यापारिकता तथा गतिशीलता। चौथा आयाम क्या था? तो इसका जो चौथा आयाम रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी यंत्रीकरण। ठीक है, तो विटलेसी ने जो कृषि वर्गीकरण भिन्नता के 4 आयाम बताए थे उसमें तीव्रता था, व्यापारिकता था, गतिशीलता था और इसके साथ से चौथा आयाम था आपका यंत्रीकरण या मैकेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, स्थानांतरणशील कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भारत में, बी थाईलैंड में, सी कांगो बेसिन में, डी अमेजन बेसिन में। तो आपका ये साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है जहाँ पर यानी मेनली थाईलैंड वाले रीजन में आपकी स्थानांतरणशील कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लदान कृषि संबंधित है। तो ये सभी नाम्स हम पहले ही बता चुके हैं कि किस रीजन में किस नाम से स्थानांतरणशील कृषि को जाना जाता है। तो लदान कृषि आपके इंडोनेशिया मलेशिया वाले रीजन में फेमस है। ठीक है, मेनली लदान कृषि आपके इंडोनेशिया वाले रीजन में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सबसे ज़्यादा जो सघन खेती कहाँ पे होती है? ऑप्शन है चीन में, भारत में, जापान में या इंडोनेशिया में। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है आपका ऑप्शन डी यानी जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऑप्शन ए मिश्रित कृषि में, बी बागवानी में, सी गहन निर्वाह कृषि में, डी स्थानांतरित कृषि में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मिश्रित कृषि में। यानी जो मिक्स्ड फार्मिंग होता है उसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ यानी जो फार्मिंग जो मिश्रित एग्रीकल्चर होता है यानी मिक्स्ड एग्रीकल्चर होता है उसमें फार्मिंग भी की जाती है। ठीक है, फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती है, यानी पशुपालन और खेतीबाड़ी दोनों साथ साथ होता है। यानी जो खेती में कृषि में जो यंत्र वगैरह का यूज होता है उसकी जगह मेनली इन पशुओं को यूज किया जाता है। ठीक है, और इन्हीं के जो मलमूत्र होता है उसका खाद बना के इसमें यूज किया जाता है। तो मेनली इनसे क्या होता है कि एक दूसरे के पूरक अस्तित्व तो होते हैं। यानी मिश्रित कृषि में फार्मिंग और यहाँ से जो फार्मिंग से चारा आपको पशुओं को मिलता है, पशुओं से फिर पशुओं की जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका प्रयोग हम कृषि में करते हैं। तो एक दूसरे के पूरक ये यूज होते हैं। तो पशुपालन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान आपका मिश्रित कृषि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्यापारिक खाद्यान्न कृषि विशेषता है बोल्गा मैदान की, पो बेसिन की, पंपास मैदान की या डी नील बेसिन की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी पंपास रीजन की। ठीक है, पंपास आपका साउथ अमेरिका का रीजन है, मेनली अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है जहाँ पर आपके पंपास मैदान पाए जाते हैं और यहाँ पर व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाती है। यानी जितने भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, चाहे आपका प्रेरी ग्रासलैंड हो, स्टेपीज ग्रासलैंड हो, डाउन्स हो, इन सभी रीजन्स में या चाहे पंपास हो, इन सभी रीजन्स में आपकी व्यापारिक यानी कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है, यानी व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विस्तृत कृषि में यानी विस्तृत कृषि की क्या खासियत है? पहला, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, बी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, सी प्रति व्यक्ति खेतों का आकार छोटा होता है,
और डी है कृषि भूमि कम होती है तो जनसंख्या अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी विस्तृत कृषि में आपका प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि इन देशों में जहाँ पर ये विस्तृत कृषि की जाती है वहाँ की जनसंख्या कम रहती है, लैंड साइज बहुत बड़ा होता है, यानी फार्म्स का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो एक्चुअली जो एक व्यक्ति यानी एक किसान के एवज में बहुत अधिक उत्पादन होता है, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, लेकिन पर हेक्टेयर लैंड का उत्पादन जो अगर ज़मीन के हिसाब से अगर हम उत्पादन देखें तो वो आपका विस्तृत कृषि में कम होता है। ठीक है, तो 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा देश भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए दे रखा है मोरक्को, बी दे रखा है चिली, सी है कैलिफोर्निया, डी है भारत। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी जो भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता, वो है आपका भारत। ठीक है, यानी चिली, कैलिफोर्निया, मोरक्को और जितने भी भूमध्यसागर के आसपास की जितनी कंट्री हैं, ठीक है, तो वो सभी भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत आती हैं, जबकि भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश की जलवायु भारत में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदानों में की जाने वाली कृषि है। ऑप्शन ए विशिष्ट बागाती कृषि, बी है विशिष्ट पशुपालन, सी है व्यापारिक खाद्यान्न कृषि या डी है व्यापारिक डेयरी फार्मिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी व्यापारिक खाद्यान्न कृषि। ये अभी पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जितने भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, जितने भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान हैं, चाहे वो प्रेरी का मैदान हो, पम्पास का मैदान हो, बेल्ट्स हों, डाउन्स हों, स्टेपीज हो, इन सभी रीजन्स में आपकी व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाती है, यानी कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है, जिनमें बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, फार्म साइज बहुत बड़ा होता है, तो उन क्षेत्रों पे व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? यानी भूमध्यसागर वाला जो कृषि प्रदेश है उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है हंगरी, सी है कैलिफोर्निया, डी है इटली। तो भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत वो प्रदेश आते हैं जो भूमध्यसागर के आसपास के तटीय प्रदेश हैं। इसके साथ साथ इनमें भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत वो प्रदेश भी आएंगे जहाँ पर भूमध्यसागरीय कृषि जलवायु पाई जाती है, जैसे आपका मोरक्को का रीजन हुआ, कैलिफोर्निया का रीजन हुआ, चिली का रीजन हुआ, इटली का रीजन हुआ, ये फ्रांस वगैरह, ये सभी रीजन्स आपके भूमध्यसागरीय कृषि प्रदेश से सम्मिलित हैं। लेकिन हंगरी का रीजन जो आपका थोड़ा सा नॉर्थ में हो जाता है, यानी भूमध्यसागरीय प्रदेश से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ हो जा रहा है, तो वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती। तो हंगरी के जो मैदान हैं, हंगरी, बुडापेस्ट, यहाँ पे आपका स्टेपीज़ के मैदान पाए जाएंगे, घास के मैदान पाए जाएंगे, वहाँ पर इस टाइप की कृषि नहीं की जाती, वहाँ पर व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, बागाती कृषि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए वाणिज्यिक कृषि, बी एकल शस्य कृषि, सी है आपका निर्वाह कृषि या डी है उष्णकटिबंधीय कृषि। तो बागाती कृषि की विशेषता क्या नहीं है? बागाती कृषि की विशेषता निर्वाह कृषि नहीं है। ठीक है, बागाती कृषि केवल जीवन जीवने के लिए नहीं की जाती, ये व्यापारिक कृषि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, मानसून एशिया में प्रचलित है। ऑप्शन है विस्तृत कृषि में, यानी मानसून एशिया में क्या चीज़ प्रचलित है? विस्तृत कृषि होती है, बी वाणिज्यिक अनुत्पादक कृषि होती है, सघन कृषि होती है या आंतरिक कृषि होती है। तो मानसून एशिया के वाले रीजन्स में आपकी सघन कृषि की जाती है। मानसून एशिया में इंडिया भी आता है, तो इंडिया बांग्लादेश, इन सब रीजन्स में आपकी सघन कृषि की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक रहती है और छोटे से रीजन से पूरी जनसंख्या निवास करती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनघनत्व तो अधिक होने के कारण यहाँ पे सघन कृषि की जाती है और यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। गंगा के मैदान में क्वेश्चन नंबर 27 है, गंगा के मैदान में अधिकांश कृषक अपनाते हैं। ऑप्शन ए बागाती कृषि, स्थानांतरशील कृषि, सी जलवासी पशुचारण या स्थानबद्ध कृषि। तो जितने भी गंगा के मैदानी भाग हैं, चाहे यूपी का हो, आपका बिहार का हो, पश्चिम बंगाल का हो, यानी जितना भी गंगा के मैदानी भाग है वहाँ पे आपकी मेनली स्थानबद्ध कृषि की जाएगी, यानी एक ही जगह पे रोक के कृषि की जाती है और ये कृषि एक सघन कृषि होती है। ठीक है, पूर्व की साइड पे, पूर्वी आपके गंगा के मैदानों में आपकी चावल की जाएंगी, यानी धान प्रमुख फसल होगी, जबकि आपके जो वेस्टर्न गंगा के मैदान से, वेस्टर्न प्लेन्स हैं गंगा के, उसमें आपकी गेहूँ प्रमुख क्रॉप्स रहेगी, प्रमुख फसल आपकी गेहूँ रहेगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वेनेजुएला में स्थानांतरशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला में स्थानांतरशील कृषि को आपको कोनुको कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चीना स्थानांतरशील कृषि कहाँ पे की जाती है? तो चीना स्थानांतरशील कृषि आपकी श्रीलंका में की जाती है। ये सभी क्वेश्चंस मैं कई बार इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विटलेसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था? तो ये आपके 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। नेक्स्ट है कि विटलेसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों को वर्गीकृत कब प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर 1936 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र में सम्मिलित क्या नहीं है? कौन सा क्षेत्र सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? चीन, मलेशिया, भारत या मैक्सिको? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मैक्सिको। ठीक है, भारत, चीन, मलेशिया इन सभी रीजन्स पे जनघनत्व अधिक है, तो इस वजह से यहाँ पे सघन निर्वाह कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बद्दू कहाँ की जलवासी पशुचारक जनजाति है? बद्दू ट्रैब्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सऊदी अरब में, बी बोत्सवाना में, डी इथोपिया में या सी सूडान में? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वहाँ पर बद्दू नाम से जलवासी पशुचारक जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है 34। क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरशील कृषि को किस नाम से पुकारते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरशील कृषि यानी जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है, उसको झूमिंग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 के अगर ऑप्शन ए की बात करें तो पोडू नाम से जो पोडू है ये आपकी आंध्र प्रदेश में इस टाइप की खेती की जाती है। दीपा आपका बस्तर जिले में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। चेना आपका श्रीलंका में की जाती है। ठीक है, जबकि झूमिंग आपकी नॉर्थ ईस्ट वाले जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। कैलिफोर्निया का दक्षिण पश्चिमी भाग जाना जाता है। कैलिफोर्निया का दक्षिण पश्चिमी भाग किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए निर्वाह कृषि के लिए, बी है सामाजिक वानिकी के लिए, सी है आपका मत्स्य पालन के लिए और डी है आपका बागाती कृषि के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कैलिफोर्निया का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है यहाँ पे बागाती कृषि की जाती है। कैलिफोर्निया वाला रीजन है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है और यहाँ पर बागाती कृषि की जाती है। ठीक है, फलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पशुपालन सर्वाधिक विकसित है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, बी है प्रेरियम में स्टेपी प्रदेश में, सी है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, डी है आपका ध्रुवीय प्रदेश में। तो कहाँ पर पशुपालन सर्वाधिक विकसित होता है? तो पशुपालन मेनली आपका प्रेरियम एवं स्टेपी प्रदेशों में विकसित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तर खेती या बैट कल्टीवेशन, जिसे हम बैट कल्टीवेशन बोलते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, बी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में, सी डेल्टाई क्षेत्रों में या बी डी आपका पर्वतीय ढालों पर। इस टाइप की हमने एक वीडियो बनाई थी, यानी खेती के टाइप्स यानी जो कृषि और उनके प्रकार के बारे में हम एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना के हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया आरती गूगल नाम से, तो आप जाके वहाँ पे वॉच करिए। उसके बाद ये क्वेश्चंस लगाइएगा। तो जो बैट कल्टीवेशन है उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उसको हम तर खेती या बैट कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। शुष्क कृषि ड्राई फार्मिंग किन भागों में की जाती है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, बी आपके मध्य गंगा बेसिन में, सी डेल्टाई क्षेत्रों में, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ड्राई फार्मिंग की जाती है। यहाँ पे इस जो मॉडल है इसमें गलत ऑप्शन सी गलत दे रखा है। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में इस टाइप की खेती नहीं की जाती। ड्राई फार्मिंग मेनली शुष्क कृषि प्रदेश यानी आपकी 50 सेंटीमीटर से जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर आपकी ड्राई फार्मिंग होती है। ये मेनली डिजर्ट एरिया यानी मरुस्थलीय प्रदेशों में होता है। अगर हम भारत की बात करें तो ये मुख्यतः आपके जो राजस्थान का रीजन है वहाँ पे इस टाइप की खेती की जाएगी। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 है चावल उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त कृषि क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए विषुवत-रेखीय प्रदेश, बी मानसूनी प्रदेश, सी भूमध्य सागरीय प्रदेश, डी है आपका पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी यानी मानसूनी प्रदेश। ठीक है, मानसूनी प्रदेश आपका गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का बाहुल्य है और कम क्षेत्र पर जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जनघनत्व तो अधिक पाया जाता है। तो इन प्रदेशों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है और मेनली आपकी चावल डोमिनेट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो मानसूनी प्रदेश में चावल उत्पादन के लिए सबसे मेन रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। झूमिंग कृषि भारत के किस राज्य में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या है? तो कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण का मेन आधार क्या रहा है? फसल व्यवस्था, भूमि की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, ये सभी। तो ये इन सभी बेसिस पे चाहे वो फसल की व्यवस्था रही हो, यानी फसल कहीं पर कितने टाइप से फसल की जाती हैं और फसल का आपस में सहचर्य क्या है,
ठीक है। फसल और पशुओं का सहचर्य क्या है, जल की उपलब्धता किस प्रकार की हो रही है, भूमि की उपलब्धता किस प्रकार की हो रही है, इन सब बेसिस पे आपके कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी रहेगा। तो ये सभी क्वेश्चंस थे जो आपने विश्व के कृषि प्रदेशों से संबंधित, विश्व के कृषि प्रदेश आपका जो पहला टॉपिक था, दूसरा आपका जो बिटलेसी का क्लासिफिकेशन था एग्रीकल्चर रीजन्स का, उन सभी उन दोनों टॉपिक से आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आपके जितने क्वेश्चंस हुए हैं इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। आप केवल इन्हीं क्वेश्चंस को एक दो बार वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे पहली जो वीडियो है उसमें इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं, यानी ये वीडियो जहाँ से स्टार्ट होता है उससे पहले के क्वेश्चंस हम सबसे पहली क्लास और इससे अभी एक क्लास और आने वाली है उसमें हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब बने रहिए आप इस प्रोफेसर डायरी के साथ, जितने भी यानी आर्थिक भूगोल का सारा सिलेबस हम इसमें ख़त्म करेंगे विद क्वेश्चन आंसर। और इसके साथ साथ जो भी यूपी पीजीटी, यूपी हायर, यूजीसी नेट, इन सब में भी इन टॉपिक से आर्थिक भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब की भी एक वीडियो सीरीज लेके आऊँगा मैं। तो आप बने रहिए प्रोफेसर डायरी के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। जय हिंद, शुक्रिया।